दोस्तों 2024 में वायनाड से धोखा या अमेठी से छल, यह सवाल आज मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं दोस्तों। और दोस्तों मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि ये आपका सवाल है, क्योंकि ये देश का सवाल है दोस्तों। पिछले कुछ दिन से आप ये सुन रहे होंगे कि शायद अमेठी से जीजा जी यानी रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ेंगे। जीजा जी ने तो कहा कि हम लड़ेंगे, लेकिन परिवार और पार्टी को शायद लगा कि जब बेटे जी हैं तो दामाद जी को क्यों बड़ा है। तो आज की ये खबर है दोस्तों, और ये आज ही की खबर है दोस्तों, कि राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा जी अपनी मां सोनिया गांधी जी की जगह चुनाव मैदान में उतर सकती हैं दोस्तों। हम अपने मजबूत सोर्सेस के नाम से इस हवाले से आपको ये बात बता रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको कि लौट के गांधी परिवार अब अमेठी और रायबरेली आ गया। हारेंगे कि जीतेंगे उस समय बताएगा दोस्तों। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर सहमति बन चुकी है और इसके लिए खुद राहुल गांधी ने भी हाँ भर दी है। पहले कहा जा रहा था कि भाई अब कांग्रेस परिवार से अमेठी रायबरेली छूट जाएगा। यह भी कहा जा रहा था कि राहुल ने इस बार अमेठी से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और प्रियंका गांधी वाड्रा भी रायबरेली से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन देखिए अब एक बार फिर परिवार बचाने की जिम्मेदारी दिख रही है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ये बार बार ऐसा हुआ है। आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों, ये इसीलिए ऐसा हुआ है बार बार क्योंकि कितनी बार ये कहा राहुल लड़ेंगे प्रियंका लड़ेंगे, राहुल लड़ेंगे प्रियंका लड़ेगी, राहुल लड़ेंगे प्रियंका लड़ेगी। जरा टाइमलाइन देखिए, 15 फरवरी 2024 को सोनिया गांधी का लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार होता है दोस्तों। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि रायबरेली से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार सकती है। 17 फरवरी को अजय राय का बयान आता है, जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष है, कि गांधी परिवार जो है वो ही लड़ेगा चुनाव। फिर 11 मार्च को राहुल प्रियंका जो है यूपी की कांग्रेस से अपील की जाती है अमेठी रायबरेली से लड़े राहुल और प्रियंका। मतलब ये स्ट्रेटेजी पुरानी रहती है कि कांग्रेस पार्टी से ही किसी से पत्र लिखवाओ कि राहुल और प्रियंका को मैदान में उतरना चाहिए। फिर 27 मार्च को सीटों पर चर्चा, लेकिन अमेठी रायबरेली गायब दोस्तों। बहुत से सारी लिस्ट कांग्रेस पार्टी की आ चुकी है। फिर 28 मार्च को प्रियंका गांधी की रायबरेली से चर्चा होती है, ये वापस से मीडिया में कही जाती है। कितनी बार ये लोग मीडिया में बात करेंगे। फिर 4 अप्रैल की बात करूंगा मैं, रॉबर्ट वाड्रा जी फाइनली जीजा जी आ चुके मैदान में और वो विजया जी कहते हैं कि अमेठी से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो जीजा जी आ चुके थे मैदान में 4 अप्रैल को दोस्तों, यानी जीजा जी ने भी अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर ली थी। लेकिन दोस्तों 8 अप्रैल आते आते जीजा जी जो है दोस्तों, उनका जो है गुब्बारा फूट गया दोस्तों, क्योंकि उन्होंने समझ लिया, करीब कंफर्म कर दिया कि राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी के कांग्रेस की उम्मीदवारी भर सकते हैं और अपनी उपस्थिति से हरा भरा करने की कोशिश करेंगे। और इस बात का ऐलान 26 या 27 अप्रैल को सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाएगा दोस्तों। प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर तो बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में चली रही थी, लेकिन राहुल गांधी के वायनाड से बाद दोबारा अमेठी से चुनाव लड़ने की बातें सामने आई। मतलब ये अब सवाल तो ये है दोस्तों कि भाई अगर चुनाव लड़ना है तो फिर छुपाना कैसा। ऐलान कर दीजिए राहुल जी, ऐलान कर दीजिए प्रियंका जी, क्या छुपा रहे हैं कि अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ फिर से राहुल गांधी को ऐलान कर देना चाहिए कि चुनाव लड़ेंगे। स्मृति ईरानी तो अब तक न जाने कितनी बार राहुल गांधी को और गांधी परिवार को खुली चुनौती दे चुकी है कि अगर सामर्थ्य है तो अमेठी से चुनाव लड़ लीजिए। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो इतने दिग्गज नेता है राहुल गांधी, तो उनकी जो अलायंस जिसमें बचे कुछ लोग बचे होंगे शायद, उस अलायंस को उनको नेता घोषित कर दें। कांग्रेस की टिकट पर बिना वायनाड गए अमेठी से लड़ लें। तो दोस्तों स्मृति ईरानी कंप्लीटली कॉन्फिडेंट है। माना यह जा रहा है कि गांधी परिवार ने स्मृति ईरानी जी की चुनौती को सीरियसली ले लिया है, लेकिन कांग्रेस अभी ऐलान नहीं करना चाहती। इसके पीछे कांग्रेस परिवार और गांधी परिवार की एक मजबूरी है दोस्तों। क्या है यह सियासी मजबूरी, समझिए इस रिपोर्ट में। अमेठी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ। चाह तो बहुत
न लौटेंगे कभी, लेकिन लौट आए। लेकिन ये लौटना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस लौटने में हजार अड़चनें और बाधाएं हैं। क्योंकि इस राउंड का नाम है राहुल वर्सेस स्मृति अमेठी राउंड 3। सूत्र कह रहे हैं कि सब कुछ तय हो गया है। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी की चुनौतियों को स्वीकार कर लिया है और एक बार फिर से अपनी परंपरागत परिवारगत सीट यानी अमेठी में स्मृति ईरानी को टक्कर देने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो आने वाले 27 अप्रैल को जब अमेठी के लिए नामांकन शुरू होगा तो उस दिन या फिर उसके आसपास के दिनों में राहुल गांधी अमेठी से नामांकन दाखिल कर एक बार फिर यूपी के सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबले के चुनावी योद्धा बन सकते हैं। राहुल की आक्रामकता क्या होगी ये तो अभी समझना मुश्किल है, लेकिन स्मृति ईरानी ने प्रहारों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू कर दिया है। राहुल के अमेठी चुनाव लड़ने की खबरों पर ही उन्होंने राहुल को घेर लिया। कहा राहुल अमेठी को क्या जवाब देंगे, अमेठी को 15 साल में उन्होंने क्या दिया, फिर हारेंगे। आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 19 लाख नागरिकों को नरेंद्र मोदी राशन भिजवाते हैं। गांधी खानदान नरेंद्र मोदी की खिलाफत करते हैं। तो उन 19 लाख नागरिक जो नरेंद्र मोदी के सरकार के चलते मुफ्त का राशन पाते हैं, गांधी परिवार का ऐसे परिवारों को क्या संदेश है? 2014 और उससे पहले तक अमेठी पर लंबे समय तक गांधी परिवार का कब्जा रहा। 2014 में बीजेपी ने वहां पर स्मृति ईरानी को उतारा। वो राहुल गांधी से 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार गई थी, लेकिन 5 साल तक अमेठी की ही खाक शांति रही। नतीजा 2019 में दिखाई दिया। कांग्रेस के गढ़ में कमल खिल गया। स्मृति ईरानी ने 55,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। राहुल हार गए। अब बारी है 2024 में एक बार फिर। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी दोबारा यानी अमेठी से ताल ठोकने की तैयारी में है। लेकिन अब की बार क्या होगा वो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हर उस प्रहार से हमला शुरू किया जिसको लेकर बीजेपी हमेशा से कांग्रेस पर हमलावर रही है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के समर्थन का आरोप लगाया। पूछा वायनाड में जीत के लिए राहुल ने आतंकी संगठन का सहयोग क्यों लिया जिनके हाथों में हिंदुओं के कत्ल की लिस्ट है। वायनाड में अपना चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी ने आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन लिया। पीएफआई के संदर्भ में जब चार्जशीट आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे पीएफआई के आतंकी संगठन ने हर जिले में कितने हिंदुओं को मारना है उसकी लिस्ट बनाई है। तो जो हिंदुओं को मारने की लिस्टें बना रहे हैं राहुल गांधी जी, कृपा अमेठी की जनता को ये बतलाएं ऐसे संगठन के सहयोग से आप वायनाड का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। स्मृति ने आरोप लगाया तो राहुल गांधी ने तो वार नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जवाब आया। मोदी सरकार से पूछिए पीएफआई का अर्थ है पेट्रोल और फूड इन्फ्लेशन। जवाब दीजिए क्यों महंगाई की आग में देश को झोंक दिया प्रधानमंत्री जी और आपकी सरकार ने। क्यों बेरोजगारी के दलदल में भारत के नौजवानों को धकेल दिया। जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कह रही है कि देश में 83% पढ़े लिखे युवाओं के पास रोजगार नहीं है और उसमें से भी सबसे बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश की है। स्मृति ईरानी अमेठी के 5 दिनों के दौरे पर हैं। सांसद बनने के बाद वो लगातार कई बार अमेठी जा चुकी हैं, जबकि राहुल गांधी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो हारने के बाद अमेठी गए ही नहीं और उन्होंने दक्षिण के आगे उत्तर को तरजीह ही नहीं दी। स्मृति ईरानी इस बात को भी अमेठी की जनता के सामने भुनाने की कोशिश कर रही हैं। तो खबर ये भी है कि अमेठी में कांग्रेस की सूखी जमीन में फिर से उम्मीद जगने के बाद अब क्या होगा। अमेठी में कमल खिलेगा या फिर राहुल अपनी छीनी हुई सीट वापस हासिल करेंगे। 4 जून तक इसके लिए इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, अगर अमेठी से राहुल गांधी जी की उम्मीदवारी पर कांग्रेस में सस्पेंस बना है तो क्यों बना रखा है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। दोस्तों, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि यहां पे 4 उसके कारण है। पहला कि यहां आत्मविश्वास की कमी दिख रही है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति फ्रंट फुट पे बैटिंग करता है उसको पता होता है कि उसको अपनी सीट जहां मजबूत है वहां पहले मैदान में उतरता है, तो यहां कॉन्फिडेंस की कमी है। दूसरा दोस्तों, वायनाड गंवाने का डर है।
दोस्तों वायनाड गंवाने का डर इसीलिए है क्योंकि इनको लग रहा है कि वायनाड के पहले अगर बता दिया कि अमेठी लड़ रहे हैं तो ऐसा ना हो वायनाड जहां से इनकी कोट अनकोट अलायंस पार्टनर की पत्नी चुनाव लड़ रही है, वो वायनाड भी जहां 48% मुस्लिम आते हैं वो ना शिफ्ट हो जाए। तो ये बड़ी बात है, वायनाड गंवाने का डर है इस बार राहुल गांधी जी को। तीसरा, यूपी छोड़ने की भूल नहीं, इनको पता है कि ऑलरेडी अभी उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट है, रायबरेली। अब अगर गांधी परिवार रायबरेली और अमेठी से चुनाव नहीं लड़ता तो यह तय हो जाएगा कि गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी की मजबूरी के साथ में कमजोरी भी है दोस्तों। चौथा कारण, जनता को कर दिखाने के संकेत। दोस्तों जनता को क्या बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को कि हम लड़ेंगे, सोचेंगे, देखेंगे। यूपी चाहता है कि गांधी परिवार लड़े और फिर बाद में हम फाइनली चलो उत्तर प्रदेश कह रहा है तो हम लड़ लेते हैं। तो ये चार कारण है दोस्तों, इन चार कारण जो है ये जो चार कारण है दोस्तों, इन सब के पीछे की स्ट्रैटेजी आप समझ चुके हैं कि कॉन्फिडेंस कम है। तो अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं दोस्तों, आपको यह भी जानना चाहिए कि जिस कांग्रेस की सियासत में सबसे ज्यादा हिस्सा कभी उत्तर प्रदेश का हुआ करता था, आज उसी प्रदेश में कांग्रेस हाशिए पर पहुंच चुकी है। और क्यों आज राहुल जी से लेकर प्रियंका जी तक के चुनाव लड़ने पर भी दोस्तों संशय हो चुका है। 2004 में राहुल गांधी यूपी की सियासत में उभर कर आए। कहा जा रहा था यूपी में कांग्रेस का ग्राफ जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। अब मैं आपको ये ग्राफ दिखाऊंगा कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर और आपको समझना पड़ेगा कि स्थिति क्या है दोस्तों। 2004 में कांग्रेस की 9 सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में आई थी दोस्तों। 2009 में कांग्रेस पार्टी की दोस्तों 21 सीटें आई थी ये उत्तर प्रदेश के अंदर। दोस्तों 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हवा आई, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 सीटें। 2019 में कांग्रेस की सिर्फ और सिर्फ 1 सीट है। तो अब सवाल यही है दोस्तों कि क्या 2024 में 0 सीट कांग्रेस पार्टी की आएगी? यह प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी का जब से राहुल गांधी जी मैदान में आए। मतलब जो पार्टी जो एक समय में उत्तर प्रदेश में राज किया करती थी जवाहरलाल नेहरू के समय पे दोस्तों, ये एक सीट पे जो है 2019 में सीमित हो गई, इसीलिए डर है इनको। तो प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में दोस्तों क्या कहा जाए? प्रियंका जी के बारे में, वो 2024 चुनाव में रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। प्रियंका जी को 2022 विधानसभा में उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रियंका जी के सानिध्य में यूपी में कांग्रेस ने क्या प्रदर्शन किया था। दोस्तों प्रियंका जी ने करीब 200 रैली और रोड शो किए थे, एक नहीं, 2 नहीं, 200। इनमें कई वर्चुअल भी किए थे, करीब 40 रोड शो किए थे। 67 सीटों पर उनकी अनुयायी में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, जिनमें से सिर्फ, जी हां, सिर्फ 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी। जी हां, 403 में से सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो है 1 से 2 सीट जीत पाई थी दोस्तों, सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी। 67 में से 58 सीटों पर वो तीसरे नंबर की पार्टी रही थी और उसे जनता का सिर्फ 6% से कुछ अधिक वोट मिला था। दोस्तों मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, विधानसभा की बात कर रहा हूं, जहां वोट लाना ज्यादा आसान हो सकता है। हालांकि उस समय प्रियंका जी ने एक नारा दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और उस नारे ने बड़ा जोर पकड़ा था दोस्तों। बड़े बड़े पैमानों पर महिलाओं को टिकट दिया गया था, लेकिन वो ठीक से नहीं लड़ पाई दोस्तों। अब कहा जा रहा है कि वो रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ लेंगे दोस्तों, जहां से उनकी माता श्री सोनिया गांधी जी जीता करती थी। गांधी परिवार पर दोस्तों परिवारवाद के आरोप हमेशा से लगते रहे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सोनिया गांधी जी की चिट्ठी को जरा आप गौर से स्टडी करिए, जब उन्होंने कहा था कि वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। अगर ये चिट्ठी को आप ध्यान से देखेंगे तो सोनिया गांधी की चिट्ठी में ये क्लियरली लिखा है कि उस चिट्ठी में ये संकेत दिख रहे हैं कि गांधी परिवार रायबरेली की सीट को बचाकर रखना चाहता है। पर यहां पे कहीं शब्द कांग्रेस का नहीं, उसमें परिवार शब्द
का जिक्र 1, 2 या 3 बार नहीं दोस्तों, 4 बार सोनिया गांधी की लेटर में परिवार शब्द का जिक्र होता है, लेकिन अपनी पार्टी कांग्रेस का नाम एक भी बार नहीं लिया जाता है। गांधी परिवार के लोगों का नाम 4 बार लिया गया, फिरोज गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, उनके सास, पति, ये बात उन्होंने लिखी, लेकिन जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वो रायबरेली से चुनाव लड़ी, उस पार्टी कांग्रेस का जिक्र ही नहीं किया दोस्तों। एक पेज की चिट्ठी में मैं, मेरा और मुझे जैसे शब्द 15 बार लिखे गए, लेकिन फिर वही बात, कांग्रेस का नाम एक बार भी नहीं किया गया। यानी सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी में भी अपने विरोधी दलों को यह कहने का मौका दे ही दिया कि उनके लिए पार्टी से ऊपर परिवार है, और इसीलिए कांग्रेस का ये हाल है दोस्तों। मतलब इस पे आप पूछेंगे प्रदीप आपके तर्क क्या है? मेरे फाइनल तर्क इस पे यही है दोस्तों, 31 दिन 14 लिस्टें और 240 उम्मीदवारों के बाद कांग्रेस पार्टी फाइनली अमेठी और रायबरेली के निर्णय ले सकती है और राहुल गांधी को मैदान में उतार सकती है। इस पे तर्क साफ है दोस्तों। तर्क यही है कि कांग्रेस का अमेठी का वोट शेयर 2009 में 71% से घट के 2019 में 44% हो गया था और उसको हार का सामना करना पड़ा था। तर्क यही है कि स्मृति ईरानी अमेठी में डटी रही और 2014 के बाद राहुल को 2019 में चुनाव में हराई, यही तर्क है। तर्क यही है और तथ्य यही है दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा जब अमेठी से गई थी तो समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव उस यात्रा से जुड़े ही नहीं थे। तर्क यही है दोस्तों कि रायबरेली और अमेठी से लोकल कद्दावर नेता जिनके बलबूते पे कांग्रेस पार्टी लोकल वोट्स लाया करती थी, वो तो या तो कांग्रेस के विरुद्ध है आज या बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे मनोज पांडे और अदिति सिंह। और फाइनल तर्क दोस्तों यही है कि गांधी परिवार दूसरी बार अमेठी हार सकती है और उसको यही डर है कि अगर रायबरेली और अमेठी दूसरी बार गांधी परिवार हार गई तो ये साबित हो जाएगा कि गांधी परिवार कांग्रेस की मजबूरी ही नहीं कमजोरी भी है दोस्तों। मैं अब आपको बताना चाहता हूं जो सवाल आपके मन में है कि बंगाल में आजकल इतनी बातें ममता दीदी दंगा की क्यों कर रही है? उनको डर है कि कोई दंगा फैला सकता है, क्या हार का डर है? इसीलिए ममता बनर्जी जी को दंगे का भय है दोस्तों। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इस सवाल के पीछे 3 और सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं और सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों। दंगा हर बार में कहा जा रहा है, ईडी ने छापा मारा तो दंगा, महिलाओं ने उत्पीड़न की शिकायत करी तो दंगा, विरोधी पार्टी ने रैली की तो दंगा, हर बात में दंगा दिखता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर से दंगे वाला बयान दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि बीजेपी रामनवमी पर दंगा करा सकती है। क्यों भाई, रामनवमी पे ही दंगा क्यों, रमजान पर क्यों नहीं? रामनवमी को दंगे से जोड़कर ममता दीदी आप किसे खुश करना चाहती हैं? महाराष्ट्र में एक है उद्धव ठाकरे जी के संजय राउत जी, वो तो खुद कट्टर शिव सैनिक है, कट्टर हिंदू कहते हैं अपने आप को, फिर भी दंगे का डर दिख रहा है। ये सब क्यों कह रहे हैं दोस्तों कि तुष्टि क्यों कर रहे हैं? क्या तुष्टिकरण के लिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए कर रहे हैं? सोचिए दोस्तों। इसी पे 3 सवाल है मेरे 3 सवाल आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए यही है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति हो रही है? भैया ये दंगा नहीं, असली में मुस्लिम वोट चाहिए। दूसरा सवाल, क्या ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है? क्या ये हार का डर सता रहा है कि ममता बनर्जी जी को कि हार रही है इसीलिए मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करो? तीसरा, क्या भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच की आंच का डर है? क्या वो नैरेटिव शिफ्ट करना चाहती है? ये बड़ी बात है दोस्तों ये सब सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा, पर आपको समझने की जरूरत है कि रणनीति क्या है ममता बनर्जी जी की। जब तृणमूल कांग्रेस के कई नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, ये दंगा शब्द आया कैसे? क्या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी? देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों बेहद गुस्से में दिख रही हैं। कभी वो मंच से खड़े होकर बीजेपी को दंगे के नाम पर चेतावनी देती दिख रही हैं, तो कभी मीडिया के सामने एजेंसियों को लेकर भला बुरा कह रही हैं। बांकुड़ा में उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए डराने की राजनीति का भी आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में एक जनसभा के दौरान ममता बनर्जी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसीज के दम पर लोगों को डरा रही है। आपका एक पॉकेट में एनआईए और एक पॉकेट में सीबीआई, एक पॉकेट में ईडी तो और एक पॉकेट में इनकम टैक्स। एनआईए सीबीआई बीजेपी का भाई
इनकम टैक्स, ईडीआर इनकम टैक्स, बीजेपी का टैक्स कलेक्शन फंडिंग बॉक्स। ममता बनर्जी ने भुप्ती नगर में एनआईए की छापेमारी को रात 3 बजे महिलाओं के ऊपर अत्याचार करार दिया। उन्होंने दावा किया कि अगर उनके पार्टी समर्थकों को गिरफ्तार किया जाएगा तो उनके बीवी सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन तो करेंगी। किसको धमकी दे रहे हैं आप? हम लोग आपको डरते नहीं है। हमारा 5 लड़का अरेस्ट होगा तो उसको बीवी रास्ते में निकालेगा। हमारा एजेंट को अरेस्ट कर रहे हैं आप। हमारा अगर आपका हिम्मत है जनता को वोट लेकर राय लेकर जीतने के लिए तो आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागतम। दूसरी ओर जलपाईगुड़ी में हुई रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला था। टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। ममता बनर्जी भले ही बंगाल में इंडिया गठबंधन से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल उद्धव गुट की शिवसेना भी बीजेपी पर दंगा भड़काने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। राइट्स कौन करेगा? आपके लोग ही करेंगे ना। चुनाव जीतने के लिए दंगे करवाने की जरूरत किसको पड़ती है? भारतीय जनता पार्टी को पड़ती है। ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है ये कहना कि हम राइट्स दंगे नहीं होने देंगे, लेकिन आप चाहते हैं दंगे हो जाए और उस माहौल में हम चुनाव में जाए हिंदुत्व का नाम लेकर। ये 3 तस्वीरें पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों की हैं, जब या तो कभी संदेश खाली में महिला के साथ उत्पीड़न ने पूरे देश को झकझोर दिया, हिंसा हुई, तो कभी जांच एजेंसी पर हमला किया गया और अब चुनावी संग्राम के दौरान बीजेपी नेताओं पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। कई जगह टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े हुए हैं। दोस्तों अब आपको एक के बाद एक मैं इंडिया गठबंधन के नेताओं के दंगे वाले बयानों की टाइमलाइन बताना चाहता हूं। कैसे ममता बनर्जी से लेकर संजय राउत से लेकर राहुल गांधी जी ने बीजेपी पर दंगा कराने का आरोप लगाया। इसकी टाइमलाइन और स्ट्रैटेजी समझ सकते हैं और आप समझेंगे कि क्या इसके पीछे मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करने की बात है। तो सबसे पहले 31 मार्च को राहुल गांधी जी का बयान आपको याद होगा कि भाई संविधान अगर बदला जाएगा बीजेपी पावर में आ जाएगी और आग लग जाएगी। ध्यान रखिए वर्ड का, आग लग जाएगी। अब यही वर्ड और इसी भावना को 5 अप्रैल को ममता बनर्जी जी ने बोला कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव के दौरान दंगा कराती है तो आग लग जाएगी बीजेपी आई, दंगा कराएगी बीजेपी आई। 7 अप्रैल को वापस से कहा गया कि बीजेपी दंगा कराएगी। वोटिंग के पहले रामनवमी की बात की गई तो वापस से तीसरी बार इसका जो है प्रयोग किया गया और फिर 8 अप्रैल को संजय राउत जो कट्टर शिव सैनिक अपने आप को कहते हैं, चुनाव जीतने के लिए दंगे के लिए जरूरत बीजेपी को पड़ सकती है। तो वहीं एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास, देश हित, मुस्लिम लीग का आरोप लगा रहे कांग्रेस पे। यहां क्लियर सिंडिकेट अगर आप देखेंगे एक सिग्नल है और एक सिंक्रोनाइजेशन है सभी के बयानों में। तो क्या इसीलिए ये हो रहा है कि इससे मुस्लिम वोट चाहिए, ये समझने की जरूरत है। दोस्तों एक बात तो मैं आपको बता देता हूं कि 2019 के आम चुनाव में ममता बनर्जी जी ने 22 सीटें जीती थी, लेकिन बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, जो काफी बड़ा इंक्रीज था 2014 से। इसीलिए अब ममता बनर्जी जी को लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक से ही उनको उम्मीद दिख रही, क्योंकि बीजेपी 14 से 19 बढ़ी तो क्या 19 से 24 पे बढ़ सकती है। अब इसको एक और दिलचस्प तरीके से देखिए कि पश्चिम बंगाल के पहले चरण में जो वोटिंग हो रही है उन सीट्स की स्थिति क्या है। दोस्तों इन सीट्स में जो 2019 के अंदर आप देखेंगे 3 सीटें मतदान में जा रही है, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी। इसमें 2014 में 2 टीएमसी के पास थी, वहीं 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने तीनों सीटें जीती थी। तो ममता बनर्जी जी को पता है कि फेज 1 के पहले अगर नॉर्थ बंगाल की तीनों सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो बीजेपी के पक्ष में मोमेंटम आ जाएगा। और जैसा मैं आपको कई बार कह सका हूं और कहता रहा हूं आपको कई बार कि बीजेपी टीएमसी से ज्यादा सीटें बंगाल में निकाल सकती है। अब आपके सवाल नंबर 3 पे आता हूं। तो बेसिकली डर इसीलिए था दोस्तों कि दंगे वाली बात इसीलिए की गई क्योंकि इनको डर है अंदर से कि बीजेपी ज्यादा सीटें जीत सकती है। अब दोस्तों तीसरा सवाल जो आपके मन में है
तीसरा सवाल यही है कि 2024 में क्या मुस्लिम लीग के भरोसे कांग्रेस पार्टी है? ये मैं क्यों कह रहा हूं? जिस मुस्लिम लीग ने भारत के 2 टुकड़े किए, अलग पाकिस्तान की बात करी, उस मुस्लिम लीग की वजह से जो है वो भारतीय इतिहास के अंदर जिसने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान बनाया, लाखों लोग मारे गए। क्या कांग्रेस अब उसी मुस्लिम लीग के भरोसे चलना चाहती है? ये बात क्यों है? क्योंकि 5 अप्रैल को शुक्रवार को, अगर आपको अच्छे तरीके से याद होगा, इसी समय रात 8 बजे मैंने आपसे कहा था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में तुष्टीकरण की छाप दिखती है। सबसे पहले जी न्यूज ने सवाल उठाया था। उसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अपनी रैली में यह मुद्दा उठाया और कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग के एजेंडे से की गई। और आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मामले के अंदर वापस से एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है मुस्लिम लीग वाला, जिसपे कांग्रेस ने चुनाव आयोग के अंदर कंप्लेन करी। सुनिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है? देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो दोस्तों इस पे क्लियरली भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में आप टकरार देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन चली गई थी। कांग्रेस के ऑफिशियल डेलीगेशन इसी बात की शिकायत करने इलेक्शन कमीशन पहुंचा। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि हमारे घोषणा पत्र की तुलना बीजेपी मुस्लिम लीग से कर रही है। अब दोस्तों बात दरअसल क्या है, यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर ट्वीट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे की ट्वीट के बाद पवन खेर और बाकी की टीम जो है इलेक्शन कमीशन पहुंची। उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ जवाब दिया, पर समझने की जरूरत है कि क्यों आरोप कांग्रेस पार्टी पे लग रहे हैं। दोस्तों बीजेपी कह रही कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस पार्टी मोदी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तुलना मुस्लिम लीग के साथ में कर रही है। उनकी पार्टी उनके पार्टी के पुरखों की को कह रही है कि उनके पार्टी के पुरखे जो उनके फोर फादर्स हैं, उनके पार्टी के फाउंडिंग फादर्स हैं, वो मुस्लिम लीग के साथ में उन्होंने अलायंस किया था। ऐसा कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस कह रही है दोस्तों बीजेपी आरएसएस को पुराने दोस्त मुस्लिम लीग की याद सता रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की सोच जो है वो मुस्लिम लीग वाली। तो बीजेपी का क्लियर आरोप जो है वो तुष्टीकरण वाला आरोप है, जो आप यहां पे देख रहे हैं दोस्तों। सो क्लियरली ये फाइट है, पर इस फाइट के बीच में दोस्तों एसेंस क्या है, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। बीजेपी को पता है अच्छी तरीके से, अगर ये तुष्टीकरण का आरोप छिपक गया तो कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ 20% के वोट पे आएगी। दोस्तों अब सच्चाई क्या है? मुस्लिम लीग 1936 में सिर्फ मुसलमानों के दोनों में क्यों मैनिफेस्टो में फर्क क्या है, सिमिलैरिटी क्या है? ये सिमिलैरिटी सामने आ रही। मुस्लिम लीग के 1936 के मैनिफेस्टो में ये क्लियर था कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ, शरीयत की बात की गई थी। कांग्रेस पार्टी भी पर्सनल लॉ की बात कर रही है। दोस्तों यहां पे आप देखेंगे मुसलमानों के पर्सनल लॉ की बात की गई थी, यहीं पे आप देखेंगे कि अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ की आजादी की बात की जा रही है। दूसरी बात बहुसंख्यकवाद के खिलाफ बात है दोस्तों, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। और कांग्रेस भी कह रही है कि बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। तो इस सिमिलैरिटी दोनों में देखने को मिल रही है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसीलिए दोस्तों आपको कहा जा रहा है कि इस बार आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस पार्टी, अगर ये तुष्टीकरण का आरोप चिपक गया तो कांग्रेस पार्टी से 20% का कुछ वोट ले सकती है। इसीलिए बीजेपी इस पे हावी है। चौथा सवाल दोस्तों जो आपके मन में है, ये जो आपको मैं आज आंसर करने वाला हूं कि पाकिस्तान की गद्दारी, ये गद्दार है दोस्तों। पाकिस्तान गद्दार चूहे हैं और अब चीन पर भी ये भारी पड़ रही है दोस्तों। ऐसे क्यों कह रहा हूं मैं दोस्तों? पाकिस्तान में चीनी चुन चुनकर मारे जाए और शी जिनपिंग बीजिंग में सिर्फ देखते रह जाएंगे। भारत ये सब देख रहा है और चीन भुगत रहा है। भुगतान तो पड़ेगा दोस्तों, आखिर भुगतना तो पड़ेगा। आखिर आतंकवाद के खिलाफ भारत की बात जो नहीं सुनेगा उसे भुगतना तो पड़ेगा। पाकिस्तान पर भारत की बात जिसे झूठ लगेगी
उसे तो भुगतना ही होगा। पाकिस्तान इन दिनों चीन की पीठ पर भी दोस्तों छुरा घोंप रहा है। ना सिर्फ खंजर और छुरा भोंक रहा है, बल्कि यह भी कह रहा है कि पाकिस्तान को चीन समझकर रहोगे तो ऐसे ही मारे जाओगे। चीनियों की मौत पे ये कह रहे हैं। दोस्तों मैं जानता हूं, इसीलिए आपको सवाल है कि पाकिस्तान की गद्दारी चीन पर कैसे भारी पड़ी है। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के गहरे दोस्त होने का दावा करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान चीन से ही गद्दारी करने पर उतर आए। गद्दार है दोस्तों, कैसे गद्दारी कर रहे हैं जरा देखिए। दोस्तों इन्हें पहचानिए, इन्हें पहचानते आप अच्छी तरीके से। ये है मरियम नवाज, ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भतीजी। पिछले दिनों पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की हुई मौत को लेकर मरियम नवाज का बयान इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सुर्खियों में रहा। दोस्तों मरियम ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी नागरिक इसीलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि वो रूल फॉलो नहीं कर रहे। ये इस्लामिक मुल्क वाले बताएंगे रूल, ये भिखारी रूल। और जब उनके कहने पे बैकलैश हुआ तो उन्हें अब समझ में आया। दोस्तों देखिए, मतलब ये भिखारी पाकिस्तान आतंकवाद में अपने गिरबान पे नहीं झांक रहे भिखारी। ये भिखारी पाकिस्तान अब चीन जो इनकी मदद कर रहा था उसको प्रोटोकॉल के नाम पे कह रहे। प्रोटोकॉल समझिए, रूल समझिए। मरियम नवाज का ये बयान दोस्तों चीन और पाकिस्तान के ब्रेकअप की वजह बन सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा पाकिस्तान तो अधिकतर चीन के पैसों पे पल रहा है। दोस्तों चीन में क्या है, चीनी नागरिकों पर आतंकी हमला हुआ है, ये फैक्ट है। पाकिस्तान कहता है दोस्तों चीनी नागरिक अपनी सुरक्षा में लापरवाही मचा रहे। तो ये यहाँ पे क्या करने के लिए दोस्तों, चीन जो है वो कह रहा है कि चीनी नागरिकों पर आतंकी हमला हुआ है, ये फैक्ट है। दोस्तों पाकिस्तान कह रहा है चीनी नागरिक अनुशासन नहीं मानते, मतलब चीनी नागरिक मारे जाए अनुशासन नहीं उसके जैसे। चीन कह रहा है दोस्तों चीनी नागरिकों पर खतरा है, पाकिस्तान कह रहा है हमारे नागरिकों को प्रोटेक्ट करिए। पाकिस्तान कह रहा है आगे और आतंकी हमले होंगे। दोस्तों इनका यही हाल है। चीन दोस्तों कह रहा है चीनी नागरिकों पर खतरा है, पाकिस्तान को फोन करके कह रहा है। पाकिस्तान कह रहा है पहले तो हम वीआईपी सिक्योरिटी देंगे कुछ वीआईपी चीनी नागरिकों को, आम चीनी नागरिकों से पाकिस्तान को कोई मतलब नहीं है। दोस्तों चीन और ये जो चीनी नागरिकों की इतने बुरे हाल जो है वो क्यों हो रहे हैं? दोस्तों नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है पाकिस्तान। आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से, पिछले 3 से 4 वर्षों से स्थिति यही है। दोस्तों ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 14 जुलाई 2021 को आतंकी हमले में 9 चीनी नागरिकों की मौत हुई, पाकिस्तान देखता रहा। 20 अगस्त 2021 को चीनी नागरिकों के काफिले पर आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान देखता रहा। दोस्तों 26 अप्रैल 2022 को 3 चीनी प्रोफेसर्स की आतंकी हमले में मौत हो गई, चीन देखता रहा, पाकिस्तान देखता रहा। सितंबर 2022 में दोस्तों पेशावर में एक चीनी डॉक्टर के परिवार पर हमला हुआ, कुछ नहीं हो पाया चीन द्वारा। 27 मार्च 2024 को चीनी इंजीनियर्स पर आतंकी हमला हुआ, 6 की मौत हो गई, चीन कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान, मतलब एसेंस क्या है? एसेंस यही है, पैसा कमाने के चक्कर में चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा ही नहीं कर पा रहा है। दोस्तों ये ऐसा क्यों हो रहा है? आतंकियों के आगे लाचार है दोस्तों चीन पूरी तरीके से। क्या है ये, इसके मतलब इसके पीछे के रीजंस क्या है? ये पूरे रीजंस क्या है ये मैं आपको इसमें बताने वाला हूं, आएंगे रीजंस आपके पास। पर दोस्तों इन सभी रीजंस को मैं आपके सामने रखूंगा, पर आप समझिए कि भिखारी पाकिस्तान अब जब चीनी नागरिक मारे जा रहे हैं तो कैसे बिल बिलाकर चीन को समझाने की कोशिश कर रहा है, और चीन समझ नहीं रहा। जरा एक बार देखिए। जो पाकिस्तान चीन का पिछलग्गू है, जो पाकिस्तान चीन का मोहरा है, जिस मुल्क की इकोनॉमी चीन के दम पर खड़ी है, जिस मुल्क की सेना चीन के हथियारों से चलती है, वही देश अब अपने सबसे करीब देश के पीठ में खंजर घोंपने की बात कह रहा है। पाकिस्तान में रहने वाले चीन के नागरिक आतंकी हमलों में मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान उनकी सुरक्षा करने के बजाय उन्हें लापरवाह और अनुशासनहीन बता रहा है। और ये बात कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भतीजी और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज कह रही हैं। तो दोस्तों निष्कर्ष क्या निकल रहा है? दोस्तों निष्कर्ष यही निकल रहा है, पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री है, वहां सिर्फ और सिर्फ आतंकी पलते हैं दोस्तों, और आतंकवाद का परिणाम
हमेशा ही बुरा होता है। पाकिस्तान हो या फिर ये आतंक, वहां के आतंकवादी, भारत के दुश्मनों के बुरे दिन उनके कर्मों का ही परिणाम है, जो भारत के सामने आंख उठाकर देखेगा। अगर आपको याद होगा दोस्तों, उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ जो है इस वक्त जो पाकिस्तान के आतंकियों का हो रहा है वो है। और इसीलिए ये 26/11 का मास्टरमाइंड आतंकवादी हाफिज सईद वेंटिलेटर पे, आईसीयू पे है। डिफेंसिव ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन जो नेशनल सिक्योरिटी की है, इसके कारण दोस्तों पाकिस्तान के अंदर इतने सारे आतंकवादी मारे जा रहे हैं। और अब ये हाफिज सईद, इसको भी घबराहट हो गई है, ये वेंटिलेटर पे बैठा है। दोस्तों इसका पूरा पर्दाफाश करूंगा। हाफिज सईद, कल रात 8:30 बजे तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा। तुम्हारे दिन बचे नहीं है। मेरे साथ जी न्यूज पे दोस्तों जुड़ने के लिए, आपके नंबर 1 शो पे, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जनता का शो है, आपका शो है, जहां आप सवाल पूछते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। Zee News.